एवरीवन, मैं समीश फाले, लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एनआईटी पॉलिटेक्निक नागपुर, आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में, जो कि बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्स के ऊपर में, जो सेकेंड सेमेस्टर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। तो इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में अपन ने पिछले वीडियो तक के अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर रहे थे, जिसका नाम था स्टीम बॉयलर एंड स्टीम टरबाइन। तो वो चैप्टर अपना पिछले वीडियो में कंप्लीट हो चुका है, जो कि था अपना चैप्टर नंबर 1, क्या था, स्टीम बॉयलर एंड स्टीम टरबाइन। तो उसका अपना जो कोर्स आउटकम था कि उसमें अपन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉयलर और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टरबाइन की वर्किंग जानने वाले थे। तो वो अपन ने पिछले वाले वीडियो तक के देखे थे। तो आज अपन अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इस कोर्स में, जो कि चैप्टर नंबर 5 है। तो आज से अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना, दैट इज चैप्टर नंबर 5, और उसका नाम है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो वो इस चैप्टर का नाम क्या अपना, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, जो कि 16 मार्क्स के लिए MSBT थ्योरी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, 16 मार्क्स के लिए MSBT थ्योरी एग्जाम में पूछा जाता है। और इस चैप्टर का कोर्स आउटकम जो है वो है चेक द ब्रॉड बेस वर्किंग ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम। तो अपने को ये वाले चैप्टर जब आप कंप्लीट पढ़ लोगे तो आपको पता चलेगा डिफरेंट रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग कैसे वर्क करता है। वो चीज़ें अपन ये वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि सभी को ये चैप्टर बहुत ही फेमिलियर चैप्टर है। जैसा आपके घरों में फ्रिज होंगी, AC होगा, तो वो फ्रिज किस तरीके से काम करता है, AC किस तरीके से काम करता है, फ्रिज में अंदर रखी वाली चीज़ें ख़राब क्यों नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो वही चीज़ें अपन सारी इस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आज से अपन अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है इंट्रोडक्शन। तो आज अपन इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं रेफ्रिजरेशन के बारे में। रेफ्रिजरेशन क्या होता है वो चीज़ें आज के वीडियो में अपन देखने वाले हैं। तो लर्निंग आउटकम, तो आज का वीडियो चालू करने के पहले अपन एक बार देख लेते हैं कि आज के वीडियो से अपन क्या सीखने वाले हैं। आज का जो वीडियो अपन देखेंगे तो इससे अपन क्या चीज़ सीखने वाले हैं, तो वो एक बार अपन देख लेते हैं। तो आफ्टर वॉचिंग और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस वीडियो लेक्चर, जो ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होने के बाद में लर्नर विल बी एबल टू, जो आप लोगों को आप क्या चीज़ सीखने वाले हो, एक्सप्लेन कर पाओगे वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन कौन से वर्किंग प्रिंसिपल के ऊपर में काम करता है, वो चीज़ आप सीखोगे और उसको आप एक्सप्लेन कर पाओगे। फिर उसके बाद में लिस्ट द एप्लीकेशन ऑफ RAC। फिर उसके बाद में जो रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग है वो कहाँ का यूज़ होता है, उसकी क्या एप्लीकेशंस है, वो भी आप आज के वीडियो देखने के बाद में बता पाओगे। और लास्टली आप बता पाओगे डिफाइन टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है वो चीज़ आप आज सीखोगे आज के वीडियो में, और उसके बाद में आप लोग उस चीज़ को आप एक्सप्लेन कर पाओगे या डिफाइन कर पाओगे। देन नेक्स्ट है अपना PO एंड PSO मैपिंग। तो जैसा कि मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि PO क्या होता है। PO इज़ नथिंग बट होता है प्रोग्राम आउटकम, और PSO इज़ नथिंग बट होता है अपना प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम। तो ये जो PO और PSO है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से आपको ये जो PO और PSO अगर आपके अचीव होंगे तभी आपका सारी चीज़ें अचीव होंगी। तो आज के वीडियो से जो अपना PO अचीव हो रहा है वो सबसे पहले तो PO1 अचीव हो रहा है, दैट इज बेसिक एंड डिसिप्लिन स्पेसिफिक नॉलेज। तो आपको आज के वीडियो से बेसिक नॉलेज के बारे में और डिसिप्लिन स्पेसिफिक नॉलेज के बारे में पता चलेगा। देन PO4 अचीव हो रहा है, जो कि है आपका इंजीनियरिंग टूल्स एंड एक्सपेरिमेंटेशन एंड टेस्टिंग। तो आज के वीडियो जो अपना ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, इससे रिलेटेड अपने को डिफरेंट प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करना है। तो उसके लिए अपने को डिफरेंट टूल्स लगेंगे, अपने को एक्सपेरिमेंटेशन करना पड़ेगा। तो इसलिए ये वाला PO आपका मैप हो रहा है। देन नेक्स्ट जो PO है वो है PO6, जो कि अपना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तो आपको इस वाले इसमें आपको इंडिविजुअली कुछ काम करना पड़ेगा, आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, आपको मैनुअल्स लिखना पड़ेगा, आपको माइक्रो प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन देना है। तो ये सारी चीज़ें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आती है, इसलिए ये PO6 मैप हो रहा है। और लास्ट PO जो मैप हो रहा है वो है PO7, दैट इज़ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो आज के वीडियो से आप जो भी रेफ्रिजरेशन के बारे में पढ़ोगे ये आपको लाइफ टाइम याद रहेगा, इसलिए ये वाला PO भी आज के वीडियो से मैप हो रहा है। क्लियर है? तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन आज का अपना टॉपिक। तो सबसे पहला अपन ने जैसा चैप्टर का नाम देके क्या है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो सबसे पहली चीज़ तो अपने को ये पता होना चाहिए कि रेफ्रिजरेशन मतलब होता क्या है। तो व्हाट इज़ रेफ्रिजरेशन। तो हर कोई क्या करे, ये वीडियो को पॉज करे और सोचिए कि रेफ्रिजरेशन मतलब क्या होता है। आप लोग सोचिए कि रेफ्रिजरेशन मतलब क्या।
तो आई थिंक सबने सोच लिया होगा कि रेफ्रिजरेशन मतलब क्या होता है। तो अपन देखते हैं कि रेफ्रिजरेशन मतलब क्या होता है। तो रेफ्रिजरेशन में बी डिफाइन एज, रेफ्रिजरेशन को डिफाइन किस कर दिया है, एज द प्रोसेस ऑफ अचीविंग एंड मेंटेनिंग अ टेम्परेचर ऑफ सिस्टम बिलो दैट ऑफ सराउंडिंग। ये एक क्या है, रेफ्रिजरेशन एक प्रोसेस है जिसमें अपन क्या करते हैं, टेम्परेचर, जिसमें अपन क्या करते हैं, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, जिसमें सिस्टम का टेम्परेचर एक क्या करते हैं, अचीव करते हैं, क्या मेंटेन करते हैं या अचीव करते हैं बिलो दैट ऑफ सराउंडिंग। जो भी सराउंडिंग का टेम्परेचर है उस टेम्परेचर के कम टेम्परेचर अपन क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं सिस्टम के अंदर में। तो वो जो चीज़ करने के लिए जो प्रोसेस लगती है उस प्रोसेस को बोला जाता है रेफ्रिजरेशन। समझ में आया रेफ्रिजरेशन क्या बोलता है। रेफ्रिजरेशन में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ अचीविंग एंड मेंटेनिंग अ टेम्परेचर ऑफ सिस्टम बिलो दैट ऑफ द सराउंडिंग। तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके में क्या करते हैं अपन, सिस्टम का टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर, सिस्टम में लोअर टेम्परेचर अचीव करते हैं और उसको मेंटेन करते हैं किससे, सराउंडिंग टेम्परेचर से। सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर अचीव करना और उसको मेंटेन करके रखना, ये वाले प्रोसेस को बोला जाता है रेफ्रिजरेशन। तो अभी ये जो अपन टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर अचीव कर रही है, किस चीज़ के लिए कर रहे हैं सिस्टम के अंदर, टू कूल सम प्रोडक्ट और स्पेस टू द रिक्वायर्ड टेम्परेचर। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर बहुत सारी जगहें होती है जिसमें अपने को पर्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है, जिसमें अपने को क्या करना पड़ता है, पर्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। उस वाले इसलिए अपन क्या करते हैं, वो सिस्टम का टेम्परेचर लोअर देन सराउंडिंग मेंटेन करते हैं। जैसा कि आपने बहुत सारी दवाइयाँ देखे होंगे, उसके ऊपर में लिखा रहता मेंटेन्ड इन कोल्ड स्पेस, मतलब उसका टेम्परेचर जो रहता है उसको अपने को क्या करना पड़ता है, कोल्ड स्पेस में उसका टेम्परेचर, कम टेम्परेचर के ऊपर में उसको मेंटेन करना पड़ता है। अभी कम टेम्परेचर के ऊपर में मेंटेन करना है तो जहाँ पे भी अपन उसको रखेंगे तो उसका टेम्परेचर भी अपने को क्या करना पड़ेगा, एटमॉस्फेयर टेम्परेचर से कम करना पड़ेगा। तो उस वाले प्रोसेस के लिए अपन जहाँ पे सिस्टम का टेम्परेचर अपने को कम कर रखना है सराउंडिंग के टेम्परेचर से, तो वहाँ पे रेफ्रिजरेशन यूज़ होता है। तो समझ में आया रेफ्रिजरेशन किसके लिए यूज़ करते हैं, टू कूल सम प्रोडक्ट। कोई प्रोडक्ट जो है, अगर कोल्ड ड्रिंक है उसको अपने को ठंडा करना है तो उसके लिए अपन कौन सी प्रोसेस यूज़ करेंगे, रेफ्रिजरेशन प्रोसेस यूज़ करेंगे। या फिर कोई स्पेस को अपने को ठंडा रखना है, रिक्वायर्ड टेम्परेचर पे मेंटेन करना है, तो वहाँ पे भी अपन कौन सी प्रोसेस यूज़ करेंगे, रेफ्रिजरेशन प्रोसेस। फिर उसके बाद में और एक डेफिनेशन यहाँ पे दिया है मैंने, क्या है, द ब्रांच ऑफ साइंस, रेफ्रिजरेशन को क्या बोला जाता है, द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the process of reducing and maintaining the temperature of a space or material below the temperature of surrounding। यही बताया मैंने अभी फिर से कि ये रेफ्रिजरेशन एक ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें क्या करता है, वो एक प्रोसेस है जिसमें रिड्यूस करता है और मेंटेन करता है टेम्परेचर, किसका किसका, एक तो स्पेस का या फिर मटेरियल का, किससे काम मेंटेन करता है, बिलो द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, सराउंडिंग के टेम्परेचर से क्या करता है, उसका टेम्परेचर एक तो कम मेंटेन रिड्यूस करेगा और उसको टेम्परेचर रिड्यूस करने के बाद में मेंटेन करेगा, किसका किसका, स्पेस का हो गया या फिर कोई प्रोडक्ट कूल करना है या फिर कोई मटेरियल का। तो इस वाली चीज़ को बोला जाता है क्या, रेफ्रिजरेशन। क्लियर है। उसके बाद में अभी अपने को कोई चीज़ को ठंडा करना है, कोई चीज़ को क्या करना है, ठंडा करना है। मैंने बोला ना कि सिस्टम का टेम्परेचर को अपने को लोअर मेंटेन करना है सराउंडिंग के टेम्परेचर से। तो अगर ये मेरा सिस्टम है और यहाँ का ये जो सराउंडिंग का टेम्परेचर, इसको मेरे को लोअर मेंटेन करना है, तो मेरे को अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा, इसको अगर ठंडा करना है। कोई भी चीज़ ठंडे कब होंगी, जब उस वाली चीज़ में से अपन क्या निकालेंगे, हीट को बाहर निकालेंगे। जब उस वाली चीज़ से अपन क्या करेंगे, हीट को बाहर निकालेंगे, तभी वो चीज़ क्या हो जाएंगी, ठंडी होंगी। अभी सिस्टम को मेरे को ठंडा करना है तो उसमें से हीट को क्या करना पड़ेगा, मेरे को बाहर निकालना पड़ेगा। तो जो भी हीट, द हीट देन रिजेक्टेड टू सम नेचुरल सिंक। तो जो भी अपने को सिस्टम में से जो भी हीट निकलेंगी वो अपन किसको देंगे, नेचुरल सिंक को। वो सिंक को अपन नेचुरल सिंक बोले तो क्या होता है, अपन ने ऑलरेडी जब मैंने फर्स्ट चैप्टर में सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था वहाँ पे बताया था मैं, सोर्स क्या होता है, सिंक क्या होता है। तो आप एक बार उसको रिवाइज कर लेना। तो हीट देन रिजेक्टेड टू नेचुरल सिंक। तो ये नेचुरल सिंक में अपन क्या करते हैं, ये जो भी हीट निकालेंगे सिस्टम में से वो नेचुरली सिंक को अपन देंगे। तो वो नेचुरल सिंक कौन से रह सकते हैं,
एक तो एटमॉस्फेरिक एयर, जो भी हीट निकलेंगी वो अपन कहाँ पे देंगे, एक तो एटमॉस्फेरिक एयर में या फिर सरफेस वाटर में, एक तो एटमॉस्फेरिक एयर में देंगे या फिर सरफेस वाटर में देंगे या फिर एनी एक्सटर्नल बॉडी लोअर इन टेम्परेचर कंपेयर टू द स्पेस, या फिर कोई भी एक्सटर्नल बॉडी को जिसका टेम्परेचर लोअर है एज कम्पेयर टू स्पेस, उसको अपन दे देंगे। तो जो भी हीट निकलेंगे वो किसको किसको सप्लाई करेंगे, एक तो अपन एटमॉस्फेरिक एयर को दे देंगे या फिर कोई सरफेस वाटर उसके कांटेक्ट में रहेगा उसको दे देंगे, या फिर एनी एक्सटर्नल बॉडी, कोई भी एक एक्सटर्नल बॉडी जिसका टेम्परेचर लोअर है एज कम्पेयर टू स्पेस, उसको अपन दे देंगे। तो ये चीज़ था अपना रेफ्रिजरेशन। तो आई थिंक सबको रेफ्रिजरेशन क्या होता है इसके बारे में क्लियर आइडिया आ गई होंगी। देखते प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो रेफ्रिजरेशन किस प्रिंसिपल के ऊपर में काम करता है, तो रेफ्रिजरेशन काम करता है वर्क्स ऑन क्लासियस स्टेटमेंट। तो अपन ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के दो स्टेटमेंट थे, एक केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट था और एक क्लॉसियस का स्टेटमेंट था। तो अपन ने ये क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या होता है ये मैंने फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। तो जिसको भी याद नहीं है वो एक बार फर्स्ट चैप्टर याद कर लेंगे, फर्स्ट चैप्टर का वीडियो देख लेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का, तो उसमें क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या होता है आपको पता चल जाएगा। तो ये जो भी रेफ्रिजरेशन जो प्रोसेस है ये काम करती है अपनी किसके ऊपर में, क्लॉसियस स्टेटमेंट के ऊपर में। तो द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम अ लो टेम्परेचर रीजन टू अ हाई टेम्परेचर रीजन रिक्वायर्स स्पेशल डिवाइस कॉल्ड रेफ्रिजरेटर। अपने को अगर कोई लो टेम्परेचर रीजन है, अगर ये एक लो टेम्परेचर रीजन है, यहाँ से मेरे को हीट को निकालना है, यहाँ से मेरे को क्या करना है, हीट को निकालना है, और हाई टेम्परेचर रीजन में मेरे को क्या करना है, सप्लाई करना है। अगर मेरे को क्या करना है, हाई टेम्परेचर रीजन में अगर सप्लाई करना है, अगर लो टेम्परेचर रीजन से निकालना है और हाई टेम्परेचर रीजन में सप्लाई करना है, तो मेरे को उसके लिए एक डिवाइस लगेगा, उस वाले डिवाइस को बोला जाता है रेफ्रिजरेटर। उस वाले डिवाइस को क्या बोलते हैं अपन, रेफ्रिजरेटर। तो जो अपनी फ्रीज है वो क्या करती है, लो टेम्परेचर रीजन से हीट को निकालती है और हाई टेम्परेचर रीजन में भेजती है। तो लो टेम्परेचर रीजन से अगर हीट को निकालना है और हाई टेम्परेचर रीजन में अपने को भेजना है, तो उसके लिए अपने को क्या रखेंगे, एक स्पेशल डिवाइस लगता है और उस डिवाइस को बोला जाता है रेफ्रिजरेटर। और ये जो प्रोसेस होती है रेफ्रिजरेशन प्रोसेस, ये किसके अंदर में होती है, अपने रेफ्रिजरेटर अंदर में। तो ये जो अपन ने रेफ्रिजरेशन जो प्रोसेस देखी है, ये वाली प्रोसेस किसके अंदर में होती है, अपने एक डिवाइस के अंदर में होती है जिसको बोला जाता है रेफ्रिजरेटर। मतलब रेफ्रिजरेटर मतलब बोले तो अपने घर का फ्रिज। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ रेफ्रिजरेटर, तो रेफ्रिजरेटर जो है, ये जो फ्रिज है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इज टू रिमूव लोअर हीट फ्रॉम द कोल्ड मीडियम। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये वाले रेफ्रिजरेटर का ये जो फ्रिज है इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, इसका उद्देश्य क्या रहता है कि ये हरदम जो लोअर टेम्परेचर है, जो लोअर मीडियम है या कोल्ड मीडियम है, जिस वाले इसका टेम्परेचर कम है उसमें से हीट को बाहर निकालना, उसमें से हीट को बाहर निकालना, ये काम है किसका, रेफ्रिजरेटर का। ये किसका काम है, रेफ्रिजरेटर का। रेफ्रिजरेटर का काम क्या है कि लोअर टेम्परेचर से हीट को निकालो और हायर टेम्परेचर को दो, ये काम है अपना रेफ्रिजरेटर का। जबकि द ऑब्जेक्टिव ऑफ हीट पंप इज टू सप्लाई हीट टू अ वार्म मीडियम। जबकि हीट पंप जो है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो हायर टेम्परेचर है, जो हायर टेम्परेचर है या जो भी वार्म मीडियम है उसको हीट को सप्लाई करो। दोनों का दोनों जो स्टेटमेंट है वो दोनों जो काम करते हैं वो किसके ऊपर में काम करते हैं, क्लॉसियस स्टेटमेंट के ऊपर में काम करते हैं। हीट पंप भी क्लॉसियस स्टेटमेंट के ऊपर में काम करता है, रेफ्रिजरेटर भी क्लॉसियस स्टेटमेंट के ऊपर में काम करता है। बस फर्क इतना है कि जो हीट पंप है वो क्या करता है, उसका उद्देश्य क्या है कि जो वार्म टेम्परेचर है, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है, उसको हीट सप्लाई करने का काम है किसका, हीट पंप का। जबकि लोअर टेम्परेचर रेफ्रिजरेटर का काम क्या है कि जो जिसका टेम्परेचर कम है, जिसका टेम्परेचर कम है उसकी उससे हीट बाहर निकालना, जिसका टेम्परेचर कम है उससे हीट बाहर निकालना, ये उद्देश्य किसका, अपना रेफ्रिजरेटर का। क्लियर है। नेक्स्ट है पढ़ते हैं अपन नेसेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेशन। अभी अपन ने देखे रेफ्रिजरेशन प्रोसेस क्या होती है, वो देखे कि सिस्टम का टेम्परेचर कम मेंटेन करना सराउंडिंग के टेम्परेचर से, उस वाले प्रोसेस को बोलते हैं अपन रेफ्रिजरेशन। उसके बाद में अपन ने प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेशन देखे कि रेफ्रिजरेशन करना क्यों ज़रूरी है, रेफ्रिजरेशन किस वाले प्रिंसिपल के ऊपर में काम करता है वो पढ़े। अभी अपन देखते हैं कि नेसेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या है। तो ये सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो लोअर मेंटेन करना क्यों ज़रूरी है, ये क्यों ज़रूरी है ये अपन देखते हैं नेसेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज टेम्परेचर डिपेंडेंट।
तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बनते हैं, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी पैदा होते हैं या जो भी उसकी ग्रोथ होती है, ये किसके ऊपर में डिपेंड करते हैं? टेम्परेचर के ऊपर में। ये क्या रहते हैं? अपने टेम्परेचर डिपेंडेंट रहते हैं। तो द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, दैट ग्रोथ डिक्लाइंस एज टेम्परेचर फॉल। और जब भी टेम्परेचर कम हो जाता है और जब भी टेम्परेचर कम रहता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है ये क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ है डिपेंड करता है किसके ऊपर में? टेम्परेचर के ऊपर में। और अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो टेम्परेचर है जब भी टेम्परेचर कम हो जाता है तो उसकी डिक्लाइन हो जाती है ग्रोथ, एंड दैट ग्रोथ बिकम्स वेरी स्लो एट अ टेम्परेचर बिलो 10 डिग्री सेल्सियस। और जब भी टेम्परेचर अगर 10 डिग्री सेल्सियस से कम है, अगर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से कम है, तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ है ये बहुत ही कम हो जाती है, बहुत ही कम हो जाती है। तब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को अपने को कम करना क्यों ज़रूरी है? अगर आपने कोई चीज़ फ्रीज में रख दी है, अगर कोई चीज़ आपने बाहर रखे हो और वही सेम चीज़ को आप फ्रीज में रखो, तो आप देखोगे कि जो बाहर चीज़ अपन रख रहे हैं वो जल्दी ख़राब हो जा रही है। जो अपन बाहर चीज़ रख रहे हैं वो क्या हो रही है? जल्दी ख़राब हो रही है। क्यों जल्दी ख़राब हो रही है? क्योंकि बाहर का टेम्परेचर क्या रहता है? ज़्यादा रहता है। ज़्यादा टेम्परेचर रहने के कारण ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये जल्दी बन जाते हैं और उस चीज़ को क्या कर देते हैं? ख़राब करते हैं। वही चीज़ अगर अपने फ्रीज में रखे तो फ्रीज का टेम्परेचर क्या रहता है? कम रहता है। कम रहने के कारण से ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं होती है। तो कोई भी चीज़ को अगर अपने को ज़्यादा दिन तक के चलाना है, ज़्यादा दिन तक के उसको स्टोर करना है या उसकी लाइफ बढ़ाना है कोई चीज़ की, तो अपने को क्या करना पड़ता है? उसको कोल्ड स्पेस में स्टोर करना पड़ता है, मतलब उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप नहीं होना देना पड़ता है। क्लियर है? तो ये है सबसे पहला नेसेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेशन। देन नेक्स्ट, यूज फॉर कोल्ड ट्रीटमेंट ऑफ मेटल्स, मेडिकल्स एक्सेट्रा। और रेफ्रिजरेशन कहाँ पर यूज़ होता है? आपने देखे होंगे बहुत सारी दवाइयाँ जो वाली जो कंपनी है वहाँ पे यूज़ होता है, या फिर बहुत सारे मेटल के जो ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं, जो सर्जिकल्स वगैरह इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं, उसका जो ट्रीटमेंट किया जाता है वहाँ पे भी उसको वो मेटल्स को ठंडा करना पड़ता है। वो मेटल्स का एक प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन करके वो वाले इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं। तो इस वाले चीज़ के लिए अपन क्या करते हैं? रेफ्रिजरेशन प्रोसेस यूज़ होती है। क्लियर है? देन नेक्स्ट देखते हैं अपन एप्लीकेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन कहाँ का यूज़ होता है? तो इट इज़ यूज फॉर फूड प्रोसेसिंग, प्रिजर्वेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जहाँ पे भी खाने की चीज़ें बन रही है या फिर उसको अपने को स्टोर करके रखना है या फिर उसको अपने को सप्लाई करना है, ऐसे सभी जगह पे अपने क्या यूज़ होता है? रेफ्रिजरेशन यूज़ होता है। तो ये कहाँ का यूज़ होता है? फूड प्रोसेसिंग में, मतलब जहाँ पे अपन फूड बन रहा है। प्रिजर्वेशन मतलब जहाँ पे अपन फूड को बने वाले खाने को रख रहे हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वो बना वाला खाना जहाँ पे अपन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो आप बड़े बड़े जो ये देखते होंगे हल्दीराम्स के ट्रक वगैरह, वो भी एयर कंडीशनिंग रहते हैं, उसका भी टेम्परेचर प्रॉपर मेंटेन किया जाता है ताकि वो खाना क्या है? ख़राब ना हो सके। इसलिए यहाँ पर यूज़ होता है अपना रेफ्रिजरेशन। क्लियर है? देन नेक्स्ट, केमिकल एंड प्रोसेस इंडस्ट्रीज। जहाँ पे भी केमिकल इंडस्ट्री है, केमिकल का टेम्परेचर बराबर मेंटेन रहना चाहिए। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है तो केमिकल्स ब्लास्ट होंगे या कुछ केमिकल रिएक्शन गलत हो जाएगा। इसलिए केमिकल और प्रोसेस इंडस्ट्रीज में भी अपन क्या करते हैं? ये वाली चीज़ें करते हैं। देन नेक्स्ट, स्पेशल एप्लीकेशन सच एज कोल्ड ट्रीटमेंट ऑफ मेटल्स, मेडिकल, कंस्ट्रक्शन, आइस स्केटिंग एक्सेट्रा। ये और कहाँ का यूज़ होता है? जहाँ पे आइस स्केटिंग्स रहती है वहाँ पर यूज़ होता है बर्फ़ बनाने के लिए। उसके बाद में कोल्ड ट्रीटमेंट ऑफ मेटल्स मैंने बताया, उसके बाद में मेडिकल और कंस्ट्रक्शन साइट पे, ऐसे बहुत सारी जगह पे अपने क्या होता है? ये रेफ्रिजरेशन प्रोसेस यूज़ होती है। क्लियर है? दैन कंफर्ट एयर कंडीशनिंग, जहाँ पे भी अपने को कंफर्टेबल फील होना है, वहाँ पे भी अपने क्या होती है? रेफ्रिजरेशन प्रोसेस यूज़ होती है। क्लियर है? देन नेक्स्ट जो चीज़ है वो है यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो अभी यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है वो अपन देखते हैं। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन इज टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन और सिंपली टर्न और डिनोटेड बाय TR। तो ये जो रेफ्रिजरेशन है, अपन जो प्रोसेस अभी तक के पढ़े, इसकी यूनिट जो रहती है उसको बोला जाता है टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन। यूनिट उसको बोला जाता है टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन को क्या बोलते हैं? टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन बोलते हैं, या फिर कभी कभार बनाया जाता है 1 टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन और सिंपली बोला जाता है टर्न, और उसको डिनोट करते हैं कैसे? कैपिटल TR से। तो ये टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है या यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है देखते हैं अपन। तो क्या है? द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू बी रिमूव्ड
from 1 ton of water at 0 degree Celsius to form 1 ton of ice at 0 degree Celsius within 24 आवर। मतलब क्या है कि अगर अपने पास में एक कंटेनर है, इसमें ये कंटेनर फिल है पूरा 1 टन ऑफ वाटर से। कितना किससे फिल हुआ है? ये पूरा ये कंटेनर फिल है 1 टन ऑफ वाटर से, और ये वाटर का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। ये वाटर का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। ये वाटर का टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। और ये 1 टन ऑफ वाटर को अपने को कन्वर्ट करना है किसमें? 1 टन ऑफ आइस में। ये 1 टन ऑफ वाटर को कन्वर्ट करना है किसमें अपने को? 1 टन ऑफ आइस में। और वो कितने देर में करना है? 24 घंटे में। कितने देर में करना है? 24 घंटे में, 24 आवर्स में, मतलब एक दिन में। तो ये 1 टन ऑफ वाटर को 1 टन ऑफ आइस में कन्वर्ट करना है। तो इसमें से ये वाटर में से अपन कितनी हीट निकालेंगे ताकि 24 घंटे में कितनी हीट निकालेंगे ताकि वो आइस में कन्वर्ट हो जाए, उस वाले चीज़ को बोला जाता है टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। उस वाले चीज़ को क्या बोलते हैं? टन ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो समझ में आया? तो क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड to be removed from 1 ton of water at 0 degree Celsius to from 1 ton of ice at 0 degree Celsius within 24 आवर। मतलब अगर अपने पास में 1 टन पानी है, वो 1 टन पानी का मेरे को 1 टन बर्फ़ बनाना है, तो वो 24 घंटे में मैं वो पानी में से कितनी हीट निकालूंगा ताकि वो काय में कन्वर्ट हो जाए? 1 टन आइस में, 1 टन बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाए। तो वो जो हीट निकालूंगा उस वाले हीट को बोला जाएगा क्या? यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। वो वाले हीट को क्या बोलते हैं अपन? यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो समझ में आया सबको यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या है? द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम 1 टन ऑफ वाटर। 1 टन पानी में से मैं कितनी हीट को रिमूव करूंगा ताकि वो पानी कन्वर्ट हो जाए काय में? 1 टन आइस में। और वो कितने देर में हीट निकालना है मेरे को? 24 घंटे में, विद इन 24 आवर्स में। क्लियर है? तो 1 TR का ऐसे डिनोट करते हैं, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन का लेटेंट हीट ऑफ आइस मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ आइस डिवाइडेड बाय टाइम रिक्वायर्ड। इसका फॉर्मूला है क्या? लेटेंट हीट ऑफ आइस मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ आइस डिवाइडेड बाय टाइम रिक्वायर्ड। तो लेटेंट हीट ऑफ आइस कितना होता है? 335। लेटेंट हीट ऑफ आइस होता है 335। मास ऑफ आइस कितना? 1 टन बोले तो कितना? 1000 kg। उसके बाद में टाइम कितना था अपने को? 24 आवर्स। उसको अगर मैंने सेकेंड में कन्वर्ट करना है, वह तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 60, फिर उसके बाद में फिर से सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 60। तो ये वैल्यू आती है मेरी 1 TR की कितना? 3.517 जूल पर सेकेंड। अगर मेरे को जूल पर सेकेंड में लेना है, और जूल पर सेकेंड को ही बोला जाता है किलोवाट। मतलब 1 TR इक्वल्स टू कितना होता है? 3.517 किलोवाट। तो आपको पूछा जा सकता है कभी कभार कि 1 TR इज इक्वल्स टू हाउ मच किलोवाट। तो कितना किलोवाट रहेगा वो? 3.517 किलोवाट। तो 1 टन कितना किलो इक्वल्स टू कितने किलोवाट होता है? 3.517 किलोवाट। तो समझ में आया सबको? टन यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो आपको यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन 2-3 तरीके से पूछा जा सकता है। तो बोलेगा आपको डिफाइन करो कभी यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन, या फिर बोलेगा कभी डिफाइन करो टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, या फिर कभी डिफाइन बोलेगा 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो सभी की डेफिनेशन एक ही है। क्लियर है? तो लेट अस समराइज व्हाट वी हैव लर्न टुडे। तो आज अपन ने क्या क्या पढ़े, एक बार अपन फिर से समराइज कर लेते हैं। तो आउटकम ऑफ टुडेज लेक्चर क्या था? एक्सप्लेन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो आपने रेफ्रिजरेशन किस प्रिंसिपल के ऊपर में काम करता है वो देखे। फिर उसके बाद में अपन ने देखे एप्लीकेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन, RAC की एप्लीकेशन देखे, कहाँ यूज़ होता है RAC। और उसके बाद में लास्ट में देखे अपन ने टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन। और ये जो है POs आज के वीडियो से अपने मैप्ड हो रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच। अगर किसी को भी कुछ भी डाउट है इस टॉपिक से, आज जो अपन ने टॉपिक पढ़े उनसे रिलेटेड, तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन वर्किंग साइकिल ऑफ रेफ्रिजरेशन पढ़ने वाले, कि रेफ्रिजरेशन कौन से वर्किंग साइकिल के ऊपर में काम करता है, किस तरीके से काम करता है, वो अपन देखने वाले। टिल देन थैंक यू वंस अगेन एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।